अमित शाह आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में करेंगे जनसभा। अहमदाबाद में कई बैठकों में होंगे शामिल। कल जाएंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगे हेमंत बिस्वा। राज्य में जारी हिंसा पर चर्चा हो सकती। सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रभारी बिप्लब देव के बीच 4 घंटे तक मंथन। राजनीतिक मसलों पर भी हुई लंबी चर्चा। बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर प्रबुद्ध सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह होंगे शामिल। झारखंड में छात्र संघ ने आज से 48 घंटे के बंद किया है आह्वान। नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग। और नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर नकेल की तैयारी। नए कानून में 14 साल जेल और 25 लाख तक जुर्माना। मसौदा तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज गोंडा दौरा है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 500 से ऊपर पदाधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का करेंगे उद्घाटन। तो वहीं गोंडा में आज और कल बीजेपी की 2 जनसभाएं होंगी। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। 500 से ऊपर पदाधिकारी इस कार्यकर्ता जो है वो हिस्सा लेंगे। सांसद कीर्तिवर्धन की आज मनकापुर में जनसभा होगी। बृजभूषण शरण सिंह की कल बालपुर में जनसभा की जाएगी। तो अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि आज गोंडा जाने वाले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। वहां पर बैठक की जाएगी और आने वाले चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी। आज भूपेंद्र चौधरी का आज गोंडा दौरा है। बता दें कि इस दौरान वो पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग होगी। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 500 से ऊपर पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं गोंडा में आज और कल बीजेपी की 2 जनसभाएं होने वाली हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सांसद कीर्तिवर्धन की आज मनकापुर में जनसभा होगी। तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह की कल बालपुर में जनसभा होगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज गोंडा दौरा है और बीजेपी जो है आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक कर रही है। तमाम जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। बता दें कि पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग होगी गोंडा में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान 500 से ऊपर पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का इस दौरान वो उद्घाटन भी करेंगे। वहीं गोंडा में आज और कल बीजेपी की 2 जनसभाएं होने वाली हैं। सांसद कीर्तिवर्धन की आज मनकापुर में जनसभा है। तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह की कल बालपुर में जनसभा होगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो भाजपा के मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच जा करके मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर बात कर रही है। जनता के बीच जाकर के आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गोंडा दौरे पर जाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज गोंडा दौरा है। इस दौरान वो तमाम कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आने वाली लोकसभा चुनाव को मद्देनजर तमाम समीक्षा बैठक की जाएगी। आज मनकापुर में जनसभा होगी सांसद कीर्तिवर्धन की। तो वहीं कल बृजभूषण शरण सिंह की भी 2 जनसभाएं होने वाली हैं। तो बता दें कि वहीं गोंडा में आज और कल बीजेपी की 2 जनसभाएं होंगी। आपको बता दें कि गोंडा दौरे पर कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी।
आपको बता दें कि 500 से ऊपर पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज गोंडा दौरा है। आपको बता रहे हैं पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग होने वाली है, जिसके मद्देनजर आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समीक्षा बैठक की जाएगी। 500 से ऊपर पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी, जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा कैंपेन मोड में रहती है और एक चुनाव खत्म होता नहीं कि अगले आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। तो वहीं विपक्ष का देखा जाए तो उसका हाल थोड़ा सा ढीला रहता है और चुनाव में भी इसका असर देखने को साफ मिलता है। और बीजेपी जो है तमाम अभी से ही जो तमाम चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के तमाम समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, पदाधिकारियों से मिल करके, उनके साथ जुड़ करके जो फुट सोल्जर हैं, बीजेपी के जो सबसे निचले क्रम के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस तरह से ताकत दी जाती है कि एक जोश भर दिया जाता है। इसीलिए जो बीजेपी का कार्डर है वो सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात खुद करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते हैं। इसी के मद्देनज़र आज गोंडा दौरे पर जाने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी और इस दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में और बैठकों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 500 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन करेंगे भूपेंद्र चौधरी। वहीं गोंडा में भी आज और कल बीजेपी की 2 जनसभाएं होने वाली हैं। सांसद कीर्ति वर्धन की आज मनकापुर में जनसभा होगी, तो वहीं कल बृजभूषण शरण सिंह की कल बालपुर में जनसभा होगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल होने वाला है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि 10 जून को बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एमएलए पंकज सिंह भी शामिल होंगे। 10 जून को बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल है। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर महासम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एमएलए पंकज सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 जून को बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि बीजेपी इस दौरान पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला करके मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर बात कर रही है, उसकी उपलब्धियां बता रही हैं जनता को जीत जा करके। इसी के मद्देनज़र कल लखनऊ में भी एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एमएलए पंकज सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो 10 जून को यानी कि कल जो है प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। अगली खबर है अमेठी से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज का कार्यक्रम लगा हुआ है। गौरीगंज नगर पालिका कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि आज अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भवन का लोकार्पण भी करेंगी। सलोन विधानसभा बटोही रदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं। आज अमेठी दौरे पर जा रही हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
भवन का लोकार्पण भी करेंगी। इस दौरान सलोन विधानसभा बटोही रघदूपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। सम्मेलन में हिस्सा लेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है। उनके तमाम कार्यक्रम भी लगे हैं। गौरीगंज नगरपालिका भवन कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भवन का लोकार्पण करने के लिए आज अमेठी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सलोन विधानसभा बटोही रघदूपुर में कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा, जिसमें स्मृति ईरानी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। वहीं 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का समापन आज होने वाला है। अखिलेश निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। तो नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा आज। बता दें कि अखिलेश निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। नैमिषारण्य से सिधौली तक लोक जन जागरण का यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सिधौली तक लोक जन जागरण यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन होने वाला है। नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर का आज समापन कर दिया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। नैमिषारण्य से सिधौली तक लोक जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्ष भी जो है वो अब कवायद में जुट गया है। इस दौरान इसके मद्देनज़र 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का आज समापन करेगी अखिलेश यादव। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आज निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। नैमिषारण्य से सिधौली तक लोक जन जागरण यात्रा को निकाला जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अबरार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, जैसा कि बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आज जो है प्रशिक्षण शिविर का यात्रा जो है वो अंत करने वाली, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? अनम्यूट कर ले अबरार जी और अपनी बात को पूरा करें। सीतापुर की अगर बात की जाए तो 2 दिवसीय यहाँ पर कार्यकर्ता शिविर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आज यहाँ पर समापन होना है। देर रात यहाँ पर पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने कई बयान भी दिए हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि आज जन लोक यात्रा भी निकालेंगे नैमिष से सिधौली तक है। तो इसको लेकर जो है 2024 को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो मजबूत कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जो लोगों में जो सपा के लोग हैं उन पर जोश भी भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचे, इसके अलावा राम गोपाल और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। तो आज 10:30 बजे के बाद ये प्रशिक्षण के शिविर में पहुंचेंगे और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद ये यात्रा के प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर लगातार विपक्ष भी मजबूती की तैयारी कर रहा है। अपने आने वाले समय में 2024 में कैसे चुनाव को जीता जाए, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि गांव-गांव जाकर वो कैसे अपने सपा के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जा सके। अबरार, देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान चला करके तमाम केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश भर में भेज रही है, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है लोकसभा के लिए वो कितनी सही है, क्या कुछ तुलना करेंगे उसमें? अगर उससे तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं जो है कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि इतने कार्यकर्ता उतने मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते जो है जिस तरीके से भाजपा अपने कैंपेन चला रही है उसके बाद जो है इन्होंने प्रशिक्षण शिविर का लखीमपुर में किया, उसके बाद अब सीतापुर में 2 दिवसीय था, आज उसका समापन होना है। तो कहीं ना कहीं जो है अपनी मजबूती के लिए विपक्ष जरूर लगा हुआ है और जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको मजबूती दिला रहे हैं, उनको एक जोश भर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से आगे की रणनीति बनानी चाहिए और गांव-गांव जाकर किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए और किस तरह से मजबूत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी अपने आप मजबूत करने में अभी से लगे। जी अबरार, जो अभी तक समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चला है उस दौरान क्या क्या कुछ घटनाक्रम घटे और किस तरीके से ये यात्रा चली है?
देखिए, अगर अभी बात की जाए तो ये कल देर रात तक पहुंचे थे अखिलेश यादव। उन्होंने यहाँ गेस्ट हाउस में विश्राम किया। उसके बाद आज पूजा अर्चना करने के बाद 10:30 बजे से ये प्रशिक्षण शिविर में बातचीत करेंगे और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो सवालिया निशान जो रात में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। जो सपा की जो है अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा कि जो पुलिसों पर चोरी का आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कानपुर की घटना जो हुई थी उसको लेकर उन्होंने सवाल दागे हैं कि जिस तरह से पुलिस चोर बताया जा रहा है तो ये निंदनीय है काफी। तो इसी तरीके से कई सवाल उन्होंने भाजपा के खिलाफ बताए हैं और इसी को लेकर आज वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि किस तरह से जाकर गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और उनमें जोश भरेंगे कि किस तरह से इनकी पार्टी को जो यहाँ पर पार्टी जो यहाँ जी अबरार, जबरार बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज नैमी शरण में समाजवादी पार्टी की प्रशिक्षण शिविर का समापन होने वाला है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन किया जाएगा। अखिलेश यादव इस दौरान निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। नैमी शरण से सिदौली तक ये यात्रा निकाली जाने वाली है। भारत के लोगों को अब आईफोन खरीदने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन अब काफ़ी सस्ती दरों पर आईफोन के साथ लोगों को अच्छे गिफ्ट मुहैया करवा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉप के अंदर बाहर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल जा रही है। मनीष जैन का जेजे कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया पर लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इसके एवज में यूट्यूब में उन्हें गोल्ड बटन से भी नवाजा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित मोबाइल शोरूम जगत और सोशल मीडिया का जाना माना नाम जेजे कम्युनिकेशन, जिसने आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। जेजे कम्युनिकेशन के 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और उन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन भी दिया गया है। जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद के हाथ में फ़ोन हो। आज लोग आईफोन खरीदने के लिए विदेश नहीं बल्कि उनकी दुकान पर आएं। बहुत ही जल्द उनकी दुकान में विदेशों से भी सस्ता आईफोन मिलेगा। इसी के साथ ही साथ उनकी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा उपहार अपने शॉप पर पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, जिससे उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, कोई भी सामान लेने के बाद किसी भी समस्या के लिए वो कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं बल्कि अपनी ही दुकान पर आने के लिए कहते और उसका समाधान भी करते। मनीष जैन का कहना है कि लोगों के कमाया लोगों में ही बांट दिया। वो सोशल मीडिया से होने वाली सारी कमाई को किसी ना किसी माध्यम से लोगों पर ही लगाते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी हो रही है। फिलहाल अब ज़रूरत है कि लोग भी फर्जी अकाउंट से सावधान होकर के अपनी बुकिंग को करें और कम से कम एडवांस पेमेंट दें, ताकि किसी भी फर्जी वेबसाइट का शिकार ना होना पड़े। साथ ही अगर आप यदि दिल्ली या फिर इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको जब अब विदेश जाए बिना ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में ही आपको आईफोन उचित दामों में मिल सकता है। मनीष सर, क्या कहेंगे जो यहाँ पे आज आपने एक अपना नया जो ब्रांड था उसको आपने इतना लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया है कि आज इतने नेताओं से लोग मिलने नहीं आते जितने आपसे आते हैं। क्या कहेंगे? लोगों का प्यार है ये ना, एक्चुअली सिर्फ लोगों का प्यार है। हमारा काम क्या होता है, लोगों में प्यार फैलाना। देखो, मोबाइल तो हर बंदा बेचता है बट कोई स्पेशल फेल नहीं देता। देखो, आज के टाइम में कोई भी, अगर आप भी आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते हैं तो आप भी चाहते हैं आपके 4 दोस्तों को पता चले। हमारे यहाँ से लेने के बाद आपको अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है। हम ही ऐसी वीडियो बना के डाल देंगे, आपकी पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। कुछ बात ऐसी सोचो कि तभी लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। खास बात होगी ऐसी, क्या दूर दूर से नहीं आते हैं।
देखो सबसे खास बात तो प्राइस ही होती है। जब लोगों को प्राइस अच्छा मिलता है और सर्विस अच्छी मिलती है, देखो सर्विस मेन पार्ट है। हर बंदा बोलता है कि भैया हमारी डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। आप लोकल मार्केट से फ़ोन लेने जाओ, वहाँ पे आपने फ़ोन खरीद लिया, उसका दुकानदार आपको कभी नहीं पूछता। उस टाइम दुकानदार का सिंपल सा काम होता है, फ़ोन दिया सर सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वाला ही दिखेगा सही है या गलत वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपने फ़ोन खरीदा पूरे साल तक उस फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आपका फ़ोन खराब हो जाता है आप हमें ही दे जाओ, हम ही सेंटर सबमिट करा देंगे, आपको टोकन लेकर वहाँ जाकर बैठने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम हमारा होगा, हम भेजेंगे लड़का। आने वाले समय में मनीष भैया क्या करने वाले हैं ऐसा जो लोगों के लिए एक मिसाल बने और अपने खुद के लिए एक मिसाल बने? देखो आने वाले समय के लिए तो हम चाह ये रहे हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं मोबाइल लेने स्पेशली, तो हम चाहते हैं जो बाहर प्राइस है वो इंडिया में मिलने स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट इससे कंपेयर तो कर ही सके कि हम उसी रेटों में यहाँ दे सकें, ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, स्पेशल हमारी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री से मोबाइल लेकर। मनीष जी ये चीजें कब तक संभव करने वाले हैं? आपने जरा आप अपने 6-8 महीने के अंदर हम इसको संभव कर देंगे, बहुत नजदीक ले आएंगे प्राइसेस को, पूरी दुनिया यहीं से लेगी। एप्पल के गैजेट की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं आपके पास, जो कि कस्टमर मिनिमम प्राइस देख के ही आता है? तो देखो आज के टाइम में iPhone 5 लेने जाओ 2,500-3,000 रुपये का मिल जाता है iPhone 5, और 14 Pro Max तो देखो लाख रुपए के आसपास ही चलता रहता है और वहीं चल रहा है। बट जब रेट गिरेंगे तब तब और देखेंगे कितना नीचे ला सकते हैं प्राइसेस को। मनीष जी सबसे एक बात, सबसे अच्छा फोन अभी तक का आपने कौन सा बेचा है जो आपको लगा कि नहीं ये मैंने अच्छा किया है? देखो मेरे अच्छा लगने से तो कुछ नहीं होता, जो आज के टाइम में मार्केट की डिमांड है, हर बच्चे का ड्रीम है आईफोन, और वो है iPhone 14 Pro Max। उसके ऊपर कोई कुछ मानता ही नहीं है, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, हर बंदे का ड्रीम ही यही है। सबसे हाईएस्ट फोन आपके पास कौन सा है, सबसे महंगा? iPhone 14 Pro Max चाहिए। क्या प्राइस है इसके? 14 Pro Max लाख तक का आ जाता है, फिर Fold 4 आ जाता है, वो 1.25 लाख का आता है, वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन लेने जाओगे तो Fold 4 1.5 लाख का आता है, हम 1,25,000 का देते हैं। और आपको कैसे क्या कहेंगे आप जो ऑनलाइन वगैरह खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज तक दिक्कतें आ रही है? अभी हाल फिलहाल आज की बात है जो मैंने वीडियो शूट किया था, एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से फ़ोन भी मंगाया था, गिलन कार्ड, एक कस्टमर ने ऑनलाइन फ़ोन भी मंगाया था और उसकी पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, ना उसको डिवाइस रिसीव हुआ है, और उसकी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, कौन सी साइट से मंगाया था, क्या था, सारी डिटेल्स के साथ। और बहुत ऑनलाइन का तो देखो, ऑनलाइन क्या होता है, आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बट वहाँ पे आपके पास कोई फेस नहीं है, कोई भी फेस नहीं है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक फेस है, ऑनलाइन कोई नहीं जानता आपको, आपने पेमेंट डाल दी एक अकाउंट में, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़ोन कब आएगा, कैसे आएगा, सही आएगा, गलत आएगा। यहाँ पे तो हम आपके सामने खड़े हैं ना, आप जैसे मर्जी लो, आराम से लो, टेंशन नहीं है आपको। तो काफ़ी ये मार्केट है ना, जो मोबाइल मार्केट है, हम ना बेसिकली पहले एक मार्केट में बैठते थे जहाँ पे हमने नोटिस किया था कि ठगी बहुत ज़्यादा होती है। कस्टमर से फ़ोन खरीद लिया, मतलब कस्टमर ने फ़ोन खरीदा, उसके बाद कस्टमर को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता पूरे साल तक। दुकानदार बोल देता है कि सर आपकी वारंटी कंपनी से है, तो कंपनी ही जानती है, हमें नहीं पता। अब कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर वाले कोई सुनवाई नहीं करते, तो कस्टमर बेचारा पिस जाता है और उसके पैसे खराब। तो हमारा जो मेन एम होता है ना जेजे कम्युनिकेशन का, अगर आपने हमसे कोई भी मोबाइल खरीदा है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वटएवर कोई भी ब्रांड हो, अगर उसकी कंप्लीट वारंटी है ना 1 साल की, तो उस वारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब जेजे कम्युनिकेशन की होगी। आपको सर्विस सेंटर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सेंटर कुछ भी बोले, ये टेम्पर है, रिपेयर नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, हम सेंटर सबमिट कराएंगे, आपको वहां जाकर टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 घंटे 4 घंटे आपको टोकन लेकर जरूरत है बैठने की, बात करने की, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिवाइस की हमारी होती है पूरे साल की। जो आकर्षक ऑफर आप देते हो वो? देखो इसकी वजह ये है कि आज के टाइम में कोई भी कंपनी है, सबने धीरे धीरे अडेप्टर बंद कर दिया है, ईयरफोन बंद कर दिया है, बड्स बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं मिलता बेसिकली फ़ोन के साथ ना, आपको एक सील पैक बॉक्स, फ़ोन और एक केबल एंड नथिंग एल्स। जो हम देते हैं, हम हर फ़ोन के साथ आपको एक वॉच देंगे, आपको बड्स देंगे, आपको चार्जर देंगे, अडेप्टर नहीं आता अडेप्टर भी, सब कुछ देते हैं हम, टेम्पर्ड कवर सब फ्री। तो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है जेजे कम्युनिकेशन जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी कंपनियों को फायदा हो रहा है इस बात से तो, और जबकि हम जो भी एक सिंगल फ़ोन ले लो, अगर हमने किसी कस्टमर को ओप्पो का फ़ोन बेचा तो हम ओप्पो की भी वीडियो बना के डालते हैं, तो उससे ओप्पो की भी ऐड हो जाती है, सबको बेनिफिट होता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो एप्पल का ही है, एप्पल तो आज हर बच्चे की डिमांड है, हर बच्चे की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले पहलवानों के खिलाफ दायर मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से
कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के बाद सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी गई है। बता दें कि बम महाराज नौहटिया ने पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा में लिप्त होने मामले को लेकर के याचिका दर्ज की है। पुलिस ने अदालत के सामने कार्रवाई रिपोर्ट पेश करते हुए और ये कहते हुए मामले को खारिज करने का अनुरोध किया कि शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और अभद्र भाषा का कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। जो नारा इनके मंच से लगाए गए और जो नारा लगाए गए अभद्र और असंसदीय, इनकी शुरुआत पहले इन लोगों ने की थी, उसके बाद मतलब दूसरे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत में बिगिनिंग पहलवानों का था, उसके बाद एंडिंग अन्य लोगों का था। तो पहलवानों के मंच से था, तो नेचुरली है इसके दोषी पहलवान हैं जिनके खिलाफ हमने याचिका लगाई है, जिसकी 7 जुलाई की फाइनल आर्गूमेंट होगा। पुलिस का एटीआर रिपोर्ट जो है उससे हम असहमत हैं। बाकी जो कानूनी लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, प्रत्यक्षदर्शी की लड़ाई है, उसमें हम जीतेंगे और 7 जुलाई को जो आदेश होगा उसमें एफआईआर दर्ज कराने की आदेश अवश्य होगा। तो देखा वहीं दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी इलाके में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शोएब नामक एक युवक ने कासिम नाम के युवक पर 4 थप्पड़ चापड़ से ताबड़तोड़ वार किए हैं। कासिम की मां उसे बचाने के लिए सड़क पर जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। घटना गुरुवार रात देर रात की है। आपको बता दें कि उस समय आसपास कम ही लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे चंद लोग भी कासिम को बचाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कुछ लोगों ने अपने घर की छत से इस पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड ज़रूर कर लिया। घायल कासिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि शोएब और कासिम के बीच कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए शोएब ने कासिम पर हमला किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार सुबह भूमि पूजन करके दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्नी के साथ पूजन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पॉकेट 5 स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनने वाले नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास और नींव रखे जाने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, बैजंत्य जय पांडा, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, विश्व हिंदू परिषद के से आलोक कुमार, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजय गोयल, संजय मयूख और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। नए कार्यालय का नींव रखने के जाने के बाद ही दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली से शुरू हुई जनसंघ की यात्रा का जिक्र करते हुए स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज सहित अन्य पुराने नेताओं को भी याद किया। वहीं दिल्ली में भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या में शामिल कुख्यात कपिल सांगवान, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक नाबालिग सहित 2 और शूटरों को शुक्रवार तड़के एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी पंकज उर्फ बाबा और नाबालिग के कब्जे से 2 स्वचालित पिस्तौल टॉरस जो ब्राजील में निर्मित और जिगाना जो तुर्की में बनी है बरामद की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मई में 2 वांछित अपराधियों और गिरोह के सदस्यों को चंचल पार्क निवासी रजत यादव उर्फ पोपल और नजफगढ़ निवासी हबीब अली उर्फ राहुल को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
बता दें कि 2 अज्ञात लोगों ने 14 अप्रैल को भाजपा इकाई के नजफगढ़ किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र के कार्यालय में घुस करके उन पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की एनडीआर की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डीसीपी अंकित, एसीपी उमेश वर्तवाल, इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने कल रात में एक मुठभेड़ हुई सफदरजंग एनक्लेव के एरिया में, डियर पार्क के पास, आरके खन्ना स्टेडियम, और 2 शख्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं, जिगाना पिस्टल है और एक टॉरस 9mm पिस्टल और एमिनिशन मिला है। टीम ने वहाँ ट्रैप लगाया था और टीम के ऊपर गोली चलाई गई। इसमें 2 गोली रामपाल इंस्पेक्टर को और एक एसआई नरेंद्र को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। इन्होंने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करते हुए गोली चलाई उनके ऊपर और उनको काबू किया। खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से है, जहां प्रशासन की योजना के अंतर्गत गांव में मनरेगा कार्य चला करके रोजगार दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 8 जून को यानी कि परसों 8 जून को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अमलडीह में मनरेगा कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए भाटापारा मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा स्थल में मौजूद ग्रामीणों को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने ग्रीष्मकाल में गांव में हो रहे जल संकट की जानकारी देते हुए मंडी अध्यक्ष से 2 बोर खनन की मांग की है, जिस पर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जल समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से है, जहां पर गुरुवार को कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी, सीएम भूपेश बघेल, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक ही मंच पर एकत्रित हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले संभागीय सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में चुनाव संबंधी जानकारियां पहुंचाना है, साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जोश भरना है। सम्मेलन के माध्यम से आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव मद्देनजर प्रत्येक कांग्रेसियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई और ये भी बताया गया कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंच करके कांग्रेस सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारियां देना है। संभागीय सम्मेलन में मौजूद भारी संख्या में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारियों में शुरू कर दी है। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से मुखातिब होते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आगामी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाकर के चुनाव जीतने की तैयारी व चुनाव को शंखनाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। देश की भी जानकारियाँ भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार। बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम इस बार भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा मत किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे चुनाव के पहले
मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। कटघोरा विधानसभा में मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में कोरबा प्रवास पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। चुनाव की दृष्टि से भूपेश सरकार में मंत्रियों से लेकर के सरकार तक की स्थिति काफ़ी खराब है। आगामी चुनाव में सरकार जाने वाली है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिर रहे हैं और परिवार के लोगों पर भी आंच आ रही है। और आप सब उनको सुनने के लिए इतने समय तक इंतजार। बीते 2 दिन पहले गुरदासपुर में तेज रफ्तार बारिश, आंधी और ओला पड़ने के चलते आम और लीची की खेती करने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पेड़ में लगी लीची और आम का फल भारी बारिश और आंधी के चलते पेड़ों से गिर करके नष्ट हुआ। पेड़ों पर रहती लीची और आम की फसल ओले पड़ने के चलते खराब होने की कगार पर किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे धन्यवाद। आज तो 2 रोज पहले इतनी कुदरत ने आंधी और ओला फेंका कि हम हमारे कहने से अब कह नहीं सकते कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुदरत ने बहुत नुकसान पहुँचाया। आप देख सकते हो कि बूटे तकरीबन सारे खाली हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुदरत का असूल है। लखां दसा तो ठीक नहीं लगता, काफ़ी नुकसान होया। ਹੁਣ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। नुकसान ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। मोगा जिले के कुछ हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण मूंगी और मक्की की फसल खराब होने से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि 2-3 दिन पहले ही जो भारी बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण मोगा ज़िले के 2 गांवों जिसमें महेश्वरी, संधुआ और खुकराना के करीब 150 एकड़ मूंगी और मक्की की फसल बर्बाद हुई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो वही किसानों ने मोगा के एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा और फरियाद की है कि सरकार से बात करें, किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। ਸਾਰਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਾਰਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸੀ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਫਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸਰੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਟਾਂਡੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਾਂ ਫਸਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂ ਛਾਂਗਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਮਹੇਸਰੀ, ਖੁਖਰਾਣਾ, ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗੇ ਵਾਲਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਗੜੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਡੰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 50 ਏਕੜ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिरसा जिले के गांव हांडी खेड़ा के जवान अमित कसाना की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान अमित का पार्थिव शरीर गांव साड़ी खेड़ा पहुंचेगा। यहां पर उसका सैन्य सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 1 वर्ष पहले ही उसकी पोस्टिंग प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हुई थी। यहां पर बैंड लाल नायक के पद पर तैनात था। बुधवार रात को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। अमित के परिवार की स्थिति दयनीय थी। परिवार की स्थिति देखते हुए अमित ने छोटी सी उम्र में ही फौज की तैयारी शुरू कर दिया था। अमित के पिता भी फौज में थे और पिता से प्रेरणा लेते हुए अमित ने 12 वर्ष की आयु में भर्ती क्लियर करती थी। 12 वर्ष से शुरू होकर के अलग अलग स्थानों पर अमित ने अपनी सेवाएं दी और आज देश का लाल शहीद हो गया है। ये दुखद खबर सुनकर के पूरे गांव में शोक की लहर है। रतलाम जिले के सैलाना नगर के कालिका माता रोड स्थित सना टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर के खाक हो गया। मौके पर पहुंची नगर परिषद के कर्मचारी फायर वाहन ने आग पर काबू करने का प्रयास जारी है। गोदाम में टेंट का सामान जैसे कुर्सी, पर्दे, कारपेट समेत अन्य सामग्री जल करके खाक हो गई। खबर लातूर से है। भाजपा के कार्यकाल में लातूर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस सत्ता में आई तो ये बात सामने आई कि साफ सुथरा लातूर फिर से तेहरा हो गया है। ये बात सामने आई कि लातूर नगर निगम ने बरसात के मौसम में नालियों की सफाई और कूड़ा निस्तारण की उपेक्षा की है। लातूर के मौजूदा विधायक और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर में कचरे की समस्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह पाटिल कावेकर ने लातूर नगर निगम के सामने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके धरना दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम उपायुक्त को 2 दिन के भीतर सफाई के मामले में उचित निर्णय लेने की चेतावनी भी दी है, नहीं तो लातूर नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि जगताप ने 127 घंटे लगातार डांस करके नेपाल की वंदना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल की वंदना ने के नाम करीब 126 घंटे लगातार डांस करने का रिकॉर्ड था, तो सृष्टि ने ये कारनामा करके अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। लातूर की एक कॉलेज छात्रा सृष्टि सुधीर जगताप ने 29 मई 2023 की सुबह लातूर शहर के दयानंद कल्चरल हॉल में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए डांस शुरू किया था। सृष्टि जगताप ने 3 जून 2023 को 127 घंटे तक व्यक्तिगत नृत्य करके नेपाल की वंदना का 126 घंटे का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अवसर पर लातूर सांसद सुधाकर श्रृंगारे, धाराशिव शिवसेना सांसद अमराजे निबालकर, पुलिस अधीक्षक सोमानी पांडे मुंडे, अपर सोमाहर्ता अविनाश लोखंडे सहित प्रशासन के कई अधिकारी व लातूरकर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सृष्टि जगताप ने जताई खुशी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम भारत के शीर्ष अधिकारी स्वप्निल डांगरीकर ने
कहा कि सृष्टि को एक नया विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। विश्व रिकॉर्ड पर सृष्टि जगताप ने खुशी जताई। वहीं मोगा के मोगीपुरा गांव के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित है। जानकारों की बताया कि ट्रक के सामने आवारा पशु आने की वजह से चालक ने तत्काल ब्रेक मारी। इस दौरान कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ एक उपयोगी चर्चा भी की है। इस दौरान पीजीआई के निदेशक विवेक लाल भी मौजूद रहे। संगरूर के लोगों का विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और मुख्य पीजीआई केंद्र पर बोझ को कम करने के लिए चंडीगढ़ में प्रसिद्ध पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का विस्तार स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगरूर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की स्थापना देश के प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। दीनानगर के डगुरुजी गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने एक युवक की जम करके पिटाई कर दी। हथियारों से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित और पीड़िता परिवार न्याय की मांग कर रहा है। निजी अस्पताल में उपचाराधीन दीनानगर के डगुरुजी गांव में निवासी एक युवक ने बताया कि दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। अचानक आसपास के गांव के कुछ युवकों ने हथियार से हमला कर दिया। करदिता रोही ने बताया कि साथी दोस्त भाग गए, लेकिन हमलावर युवकों ने उसे बुरी तरह से पीटा। रोही ने बताया कि गुजरात में ड्राइवर का काम करता है और 1 महीने की छुट्टी पर अपने गांव आया है। किसी को व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन दोस्तों को रंजिश थी। पीड़िता और पीड़ित की बहन ने कहा कि दीनानगर पुलिस ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया है, लेकिन उक्त हमला जो है करने वाले युवकों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के बहन के बयान के आधार पर दीनानगर थाने में 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरा नाम पंकज शाही है। कितों के रहने वाले? कोठी लाए बख्श। की मसला है? मसला मुंडिया की गलबात ही आपस तो मेरा ना कोई भी मतलब कि कोई भी तरह कोई रौला नहीं है। आप कभी फेस टू फेस एक दूसरे ना दिखा ही ना कुछ कोई गलबात नहीं है। तो बस आप पार्टी करके दबूजी पिंड ही इतने आप बैठे जाके तो उस तो बाद जिदा कि आए 2-3 मोटरसाइकिल आए तो इन्होंने अंदर मारना चालू किया। कौन आए? सुखा घटोने वाला ही कान माता सुखमणी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।